हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ZIS अकेडमी। स्वागत करते हैं आपका। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि बीपीएससी का एग्जाम जो कंडक्ट करती है हर साल बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग, तो प्रत्येक वर्ष बीपीएससी के एग्जाम कंडक्ट करती है। तो कितने चरणों में एग्जाम होता है और उसके सिलेबस क्या क्या रहते हैं, आप लोगों को पता है कि बीपीएससी का एग्जाम 30 सितंबर 2024 को होने वाली है। तो बीपीएससी 3 चरणों में परीक्षा लेती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। जो बच्चे प्रीलिम्स में क्वालिफाई होते हैं फिर वो मेंस देते हैं। मेंस के बाद जो बच्चे मेंस में क्वालिफाई होते हैं उनका इंटरव्यू होता है। तो आज हम यही चर्चा करेंगे कि 3 चरणों में कैसे परीक्षा आरंभ होती है, कैसे परीक्षाएं होती हैं और इनका सिलेबस क्या रहता है। बेसिकली प्रीलिम्स का क्या सिलेबस रहता है, कितने सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन विषय से सवाल पूछे जाते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है उसके लिए। मेंस का सिलेबस क्या रहने वाला है, मेंस में क्या क्या विषय पूछे जाते हैं, कितने नंबर के पूछे जाते हैं, उसका क्या सिलेबस है, किन किन विषयों के बारे में पढ़ना है, और फिर फाइनली इंटरव्यू में क्या क्या होता है। तो इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके हम जानते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में। प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, इसके कैसे एग्जाम्स होते हैं, कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रीलिम्स का एग्जाम, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बीपीएससी आयोग ने पहले ही नोटिस देके जारी कर दिया है कि प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर को प्रीलिम्स का एग्जाम लिया जाएगा। तो इस बार 2024 में भी 30 सितंबर को प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, ये कंफर्म है। अब आप लोगों को पता है कि प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है वो बीपीएससी जो एग्जाम लेती है वो ऑफलाइन एग्जाम होता है। 150 नंबर का एग्जाम होता है जी, 150 नंबर के एग्जाम होते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 150 ही होते हैं, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। मोड ऑफ जो एग्जाम होता है वो एमसीक्यू फॉर्म में होता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके 4 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। 150 नंबर के एग्जाम होते हैं। टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे का। निगेटिव मार्किंग के बारे में चर्चा कर ले। बच्चों में थोड़ा सा इस बात को लेके है कंफ्यूजन कि निगेटिव मार्किंग का क्या है। तो देखिए 67th तक बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग नहीं था, कोई निगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन 68वीं बीपीएससी को लगा, क्योंकि बेतहाशा कट ऑफ चला जाता था जी। 67 का कट ऑफ 113 नंबर, लेकिन 68 के बाद से बीपीएससी ने कट ऑफ पे लगाम लगाने के लिए सबसे पहला काम तो उसने ये किया कि नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया। और नेगेटिव कितना किया जी, 1/4 नेगेटिव कर दिया। उस समय बीपीएससी के प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए, जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता था उसके प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 ऑप्शंस होते थे। लेकिन फिर बीपीएससी ने 69 से इसको चेंज किया और 69 बीपीएससी से किया गया कि 5 ऑप्शन के बदले अब सिर्फ 4 ऑप्शंस आपके पास मिल गए। उन्होंने सिर्फ 4 ऑप्शंस दिया और नेगेटिव मार्किंग को 1/4 से घटाकर 1/3 कर दिया। मतलब कि अगर आपने 3 सवालों के गलत जवाब दिए तो एक सही सवाल भी गलत मान लिया जाएगा, यानी 1 नंबर आपका चला जाएगा। पहले 1/4 था, अब 1/3 नेगेटिव हो गया है। 150 क्वेश्चन, 150 नंबर के, समय मिलेंगे 2 घंटे। ये तो हो गया मार्किंग स्कीम। अब बात करते हैं किन किन विषयों से ये 150 नंबर के जो सवाल पूछे जाते हैं वो किन किन विषयों से रहते हैं, इसके बारे में जरा देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जनरल साइंस। जनरल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जनरल साइंस से क्वेश्चन जो है हर साल की भांति 15 से लेके और 30 के बीच में क्वेश्चंस जनरल साइंस से पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन से लेके 30 क्वेश्चन के बीच में ये ऊपर नीचे करते रहता है साल दर साल, किसी साल कम किसी साल ज्यादा, लेकिन 15 से 30 क्वेश्चन जनरल साइंस के पूछे जाते हैं। इस जनरल साइंस में 3 सब्जेक्ट हैं जी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी।
ये 3 विषय से लगभग 15 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनका स्टैंडर्ड होता है क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक। क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक के स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। क्लास 12 का एक टॉपिक है जिससे सवाल हर साल पूछा जाता है और आजकल इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा बढ़ गया है, वो है क्लास 12 का एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस से क्वेश्चन इस बार हर साल की भांति इस बार भी पूछे जाने की उम्मीद है और पूछा जा रहा है। ट्रेंड बन गया है कि एनवायरमेंट, चूंकि ये बहुत ही हीटेड टॉपिक है, बहुत बड़ा इशू है पूरे दुनिया के लिए एनवायरमेंट और पर्यावरण जो है, पर्यावरण विज्ञान, तो इसीलिए पर्यावरण से भी क्वेश्चन हर साल की भांति इस साल भी पूछे जाने की उम्मीद है, पूछा जा रहा है। 3-4 क्वेश्चन एनवायरमेंटल साइंस से रह गए हैं। तो जनरल साइंस का ये हो गया। अब आते हैं इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, दैट मींस बात कर रहा है करंट अफेयर्स की। नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, गेम्स, प्राइज, बहुत सारी चीजें इसमें है और करंट अफेयर्स का बहुत ही बड़ा रोल है। लगभग 30 क्वेश्चन के अराउंड मान लीजिए, कभी कभी बढ़ के 35-36 भी चला जाता है, लेकिन हम ऑन एन एवरेज माने तो 30 क्वेश्चंस रहता ही रहता है करंट अफेयर से। और एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये करंट अफेयर। और करंट को तैयार करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कितने भी मैगजीन्स पढ़िएगा, लेकिन जो कंटेंट न्यूज़पेपर में रहता है सारे कंटेंट मैगजीन कवर नहीं कर पाता है। तो अभी से ही आदत डाल लीजिए न्यूज़पेपर पढ़ना, खासकर उसका एडिटोरियल, फ्रंट पेज, लास्ट पेज बहुत जरूरी है पढ़ना। 30 क्वेश्चन तो मान के चलिए कि करंट अफेयर से रहेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप सब्जेक्ट चलिए करंट अफेयर्स। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आपके करंट अफेयर्स पे कमांड है तो अच्छा स्कोर होगा, अदरवाइज बहुत सारे बच्चों का करंट अफेयर्स की वजह से रिजल्ट नहीं हो पाता है और काफी डेप्थ में करंट अफेयर्स आजकल पूछे जाने लगे। फिर आता है हिस्ट्री ऑफ बिहार एंड इंडियन हिस्ट्री। इस हिस्ट्री में लगभग तीनों हिस्ट्री पूछा जाता है, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो, मेडाइवल हो या मॉडर्न हो। तीनों हिस्ट्री, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तीनों भारत के इतिहास से ये सवाल पूछा जाता है। और बिहार का हिस्ट्री, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में पूछे जाते हैं। बिहार के प्राचीन हिस्ट्री, वैसे बिहार और नेशनल हिस्ट्री लगभग प्राचीन भारत एक ही है, लेकिन फिर भी बिहार के प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास बिहार का, और आधुनिक भारत का इतिहास, और उस आधुनिक भारत में जो जितने भी तरह के स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं उन स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का क्या कॉन्ट्रिब्यूशन है, क्या योगदान है, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह की बात करें, असहयोग आंदोलन की बात करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें, पर सब में बिहार का क्या कॉन्ट्रिब्यूशन है, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतिहास के अच्छा खासा क्वेश्चन इतिहास से लगभग ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चन तो रहता ही नहीं, और ऊपर नीचे करते रहता है हर साल, लेकिन ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चन बिहार से रहता है। अब बात करें ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों से सवाल रहते हैं। ज्यादा क्वेश्चन रहता है इंडियन ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से मान के चलिए कि 3-4 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से रहता है। वैसे बीपीएससी के साइट पे जो सिलेबस अवेलेबल है उसमें कहीं भी वर्ल्ड ज्योग्राफी की चर्चा नहीं है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से 3-4 क्वेश्चन रहता है, इंडियन ज्योग्राफी से रहता है। फिर बिहार के ज्योग्राफी से सवाल पूछा जाता है। बिहार के नदी, झील, झरने, पर्वत, पठार, माइंस, बिहार की जनजातियां, इन सब से सवाल, गंगा नदी, कोसी, गंडक, इन सब से बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो बिहार के ज्योग्राफी के बारे में भी सवाल पूछा जाता है। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। तो इंडियन पॉलिटी में बेसिक जो सिलेबस है वो है मेनली कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है यानी भारत का जो संविधान है, इससे सवाल ज्यादातर पूछा जाता है। भारत के संविधान से मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नागरिकता, कार्यपालिका, विधायिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पंचायती राज और भी जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, इन सब से सवाल पूछा जाता है। तो इंडियन पॉलिटी में बेसिक सवाल जो रहता है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रहता है। लगभग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लगभग 9 से लेके पॉलिटी का क्वेश्चन 9 से 14 के बीच में हमेशा सवाल, कभी 6 भी रहता है, 7 भी रहता है, पर ऑन एन एवरेज 9 से 14 के बीच में सवाल पूछा जाता है पॉलिटी से। इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन ये बहुत ही
इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है आजकल, क्योंकि पहले इकोनॉमिक्स से मुश्किल 4-5 क्वेश्चन और वो बहुत ही बेसिक्स इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब जो है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन काफी डेप्थ में जाके पूछ रहा है, आयोग जो पूछ रही है सवाल काफी डेप्थ में जाके पूछ रही है, तो इसीलिए इकोनॉमिक्स के लिए आपको स्पेशल तैयारी करना पड़ेगा, अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेगी, अच्छे माइक्रो मैक्रो दोनों इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और कुछ कुछ ऐसे सवाल इतने पेचीदा और लेंथी सवाल पूछे जाते हैं कि बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए और क्वेरी के लिए बोले कि सर मेरा रिजल्ट इस बार गड़बड़ हुआ है तो इकोनॉमिक्स की वजह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है इकोनॉमिक्स, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। इकोनॉमिक्स, बिहार में जो इकोनॉमी चेंज हुआ है पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब आजादी के बाद बिहार की इकोनॉमी कैसे चेंज हुई है उसके बारे में भी पढ़ना है, पूछा जाता है। और इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी को एक साथ कनेक्ट करके पूछ देता है सवाल, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे एग्रीकल्चर हो गया, ये इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों में आता है, इनसे सवाल पूछे जाते हैं कि बिहार की इकोनॉमी कैसी रही। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के बारे में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सवाल पूछा जाता है, जितने भी स्वतंत्रता संग्राम हुए हैं, चाहे मैंने जैसे जिक्र किया कि चंपारण सत्याग्रह हो गया, रॉलेट एक्ट हो गया, असहयोग आंदोलन, स्वतंत्र आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, ये सबसे सवाल पूछा जाता है। और जितने स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं उसमें बिहार का क्या रोल रहा है, इससे सवाल पूछा जाता है कि बिहार के लोगों का, चाहे वो जयप्रकाश नारायण के कॉन्टेक्स्ट में, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह के कॉन्टेक्स्ट में, सबके मतलब बिहार में बिहार के लोगों का और बिहार का उस स्वतंत्रता संग्राम में क्या रोल रहा है, इनसे सवाल पूछे जाते हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ्स रीजनिंग के इसके 10 सवाल रहते हैं, 10 सवाल पक्का रहता है इस साल, हर साल की भांति इस बार भी पूछे जाएंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन रीजनिंग के और 5 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के जो क्वांट के क्वेश्चन होते हैं। और बिहार स्पेशल में वैसे तो बिहार की हिस्ट्री भी बिहार स्पेशल में आ गई, बिहार की ज्योग्राफी भी आ गई, और इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, बिहार की पॉलिटी, बिहार के विधानसभा विधान परिषद से रिलेटेड सवाल, बिहार की पंचायती राज, बिहार की पंचायत, बिहार का जो पंचायती राज का इलेक्शन होता है, बिहार का ग्राम पंचायत वगैरह से रिलेटेड सवाल पॉलिटी में और बिहार की इकोनॉमिक्स से सवाल पूछे जाते हैं। तो इन्हीं विषयों पे टोटल 150 क्वेश्चन के सवाल पूछे जाते हैं और उसके हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होता है। और आपको बता दें कि जितनी सीट्स होती हैं लगभग उसका 10 से 12 गुना रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है, और जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो मेंस का एग्जाम देते हैं। अब हम जानेंगे मेंस के सिलेबस के बारे में। अब आते हैं मेंस के सिलेबस पे चर्चा करते हैं। जो बच्चे प्रीलिम्स में सेलेक्ट होते हैं वो मेंस का एग्जाम देते हैं। तो मेंस के एग्जाम के बारे में देखिए, जो विषय सूची है मेंस में, जनरल हिंदी का पेपर, जीएस 1 पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसए का पेपर होता है। तो पहले जनरल हिंदी के बारे में बात कर लेते हैं। 100 नंबर का ये एग्जाम होगा, 100 नंबर का एग्जाम होता है जनरल हिंदी का, जिसमें एसे, ग्रामर, सिंटैक्स और समराइजेशन, जिसको हिंदी में संक्षेपण, सिंटैक्स यानी वाक्य विन्यास, एसे और ग्रामर की क्वेश्चन होते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण संबंधित 100 नंबर का ये एग्जाम होता है। लेकिन ये जो हिंदी है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, क्वालिफाइंग इन नेचर। कहने का अर्थ ये हुआ कि इसके नंबर मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं, इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है, और इसको क्वालिफाई करने के लिए 30 नंबर की आवश्यकता होती है। यानी 30 नंबर में अगर आप 30 नंबर ला दिए तो आप क्वालिफाई हो गए। लेकिन इसकी महत्व इसलिए बढ़ जाता है इस विषय की कि अगर आप जनरल हिंदी का पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपके बाकी जीएस पेपर चेक ही नहीं होंगे। आपके मेंस के पेपर जो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 है वो चेक ही नहीं किया जाएगा। इसीलिए इसको क्वालिफाई करना बहुत ही कंपल्सरी है। आई बात समझ में? भले इसको क्वालिफाई करना, इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, लेकिन इसको क्वालिफाई करना जरूरी है, और उस क्वालिफाई करने के लिए 30 नंबर लाना जरूरी है। अब आते हैं जीएस पेपर 2 के बारे में। इसमें जो सब्जेक्ट है वो इंडियन आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, करंट अफेयर्स और डीआई, स्टैटिक्स और डीआई। तो समझिए आर्ट एंड कल्चर से सवाल रहता है, चाहे वो इंडिया का आर्ट एंड कल्चर हो, बिहार का आर्ट एंड कल्चर हो। खासकर बिहार के आर्ट एंड कल्चर से सवाल रहता ही रहता है। पाला आर्ट हो, मंजूषा आर्ट हो, मिथिला पेंटिंग हो, मधुबनी पेंटिंग हो, पटना कलम हो, इन सब से सवाल रहता है। उसके बाद मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन रहता है, जनरली असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन सब से सवाल रहता है। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर,
करंट अफेयर्स और स्टैटिस्टिक्स एंड डीआई। इससे जो सवाल रहते हैं वो आपको समझा दें कि हिस्ट्री के जो क्वेश्चन होंगे और आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, इससे जो सवाल होते हैं 3 सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल 38 नंबर के, यानी टोटल 114 नंबर का सवाल हुआ। फिर आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के भी 3 क्वेश्चन होंगे 38 नंबर के, टोटल 114 नंबर। और स्टैटिक्स एंड डीआई, स्टैटिस्टिक्स एंड या डीआई, इसके क्वेश्चन होंगे 2 क्वेश्चन और वो 36 नंबर के रहते हैं, यानी 72 नंबर। और टोटल ऐड करिएगा तो आएगा ये 300 मार्क्स का। यानी जीएस पेपर 1 हो गया कितने नंबर का? 300 मार्क्स का। हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 38 नंबर का, 114 नंबर। करंट अफेयर्स के 3 क्वेश्चन 38 नंबर का एक, यानी 114। और स्टैटिक्स एंड डीआई के 2 क्वेश्चन 36 नंबर के, एक क्वेश्चन, टोटल 72 नंबर। यानी टोटल ऐड करके 300 मार्क्स का जीएस पेपर 1। सेम वैसे ही जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 में क्या होता है जी? इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन रहता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पंचायती राज, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, इन सब से सवाल या और भी बहुत सारे सवाल रहते हैं। यानी इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से क्वेश्चन, एंड रोल्स और साइंस एंड टेक का क्वेश्चन रहता है। तो इसमें आप समझेंगे कि जो पॉलिटी से होता है क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी से, वो पॉलिटी से 3 क्वेश्चन होता है 38 नंबर के, यानी 114 नंबर का हो गया। इकोनॉमिक्स, इको और ज्योग्राफी, इन दोनों को मिला के 3 क्वेश्चन रहता है और एक क्वेश्चन 38 नंबर का, यानी 114 मार्क्स का, ये भी हो गया। और करंट साइंस एंड टेक से क्वेश्चन रहता है, साइंस एंड टेक से क्वेश्चन रहता है 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 36 नंबर का, एंड टोटल 72। तो आप टोटल करेंगे 114 और 72, तो ये आएगा 300 मार्क्स का। यानी जीएस पेपर 2 भी 300 मार्क्स का। यहां एक बात ध्यान देने वाली है, जहां प्रीलिम्स में जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहीं मेंस में साइंस एंड टेक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, माइक्रो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस में जो होने वाले जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, और खासकर इनको करंट सिनेरियो से जोड़ के, जो करंट अफेयर साल भर के बीच में जितने भी तरह के डेवलपमेंट हुए हैं, चाहे वो माइक्रो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे डिफेंस में कुछ उस तरह का टेक्नोलॉजी आया हो, डीआरडीओ से रिलेटेड, इसरो से रिलेटेड, इन सब से रिलेट करके, करंट से रिलेट करके साइंस एंड टेक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2। तो टोटल 300 मार्क्स के जीएस पेपर 1, 300 मार्क्स के जीएस पेपर 2। तीसरा पेपर जो है वो होता है हमारा एसए का। तीसरा पेपर हमारा है एसए का। 300 नंबर के ये एसए के पेपर होते हैं। ये भी इसमें आपको 3 एसए लिखना होता है, एक नहीं, 3 एसए लिखने होते हैं, 3 टॉपिक पे आपको एसए लिखने होते हैं। और हर एसए के लिए आपको जो है ना, वहां पे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, कि विकल्प रहता है कि आप इसके बारे में लिखिए, इसके बारे में। और एक एसए जो है 100 मार्क्स का, ईच एसए 100 मार्क्स के रहते हैं। और टोटल आपको 300 नंबर के एसए होते हैं, 3 एसए होता है। और तीनों एसए लगभग 1000 से 1200 शब्दों में ये एसए लिखना होता है। और एसए का जो कंटेंट है वो क्या है? मोरल और फिलोसफिकल एसे जो होता है, फिलोसफी से संबंधित और मोरालिटी से संबंधित, नैतिकता से संबंधित जो एसे होता है उससे पूछा जाता है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में डाल के आपसे ऐसे पूछता है, काल्पनिक बातें कि अगर ऐसा हो तो क्या हो, ऐसा हो तो क्या हो। जो सोशल इश्यूज है, जो सामाजिक, जो आर्थिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, इनसे संबंधित इश्यूज दिया जाता है कि बाढ़ हो गया तो क्या होगा, बाढ़ से संबंधित, इकोनॉमिक, आर्थिक, कृषि से संबंधित, पॉलिटिकल इश्यूज से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। सेल्फ रिलायंट इंडिया और डिजिटल इंडिया खासकर काफी फेमस है। जो भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया से संबंधित सवाल पूछा जाता है। इनसे सवाल रहता है, ऐसे रहता है। ऐसे रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, कि अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप क्या सॉल्यूशन देंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन से रिलेटेड ऐसे रहता ही रहता है। और उसकी बिहार में क्या पॉसिबिलिटीज है, इससे रिलेटेड ऐसे रहता है। आजकल जो सबसे डिफिकल्ट ऐसे बना दिया है वो है पॉपुलर प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स का मतलब होता है लोकोक्तियां। लोकोक्तियां
लोकोक्तियों से सवाल रहता है जी, प्रोवर्ब्स कहते हैं, जो मुहावरे होते हैं ना, जो गांव समाज में, जो बिहार में खासकर जो प्रमुख लोकोक्तियां हैं जो बोली जाती हैं आम बोलचाल में, उनसे सवाल पूछता है। ये बच्चों के लिए काफी चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि एक भाषा में नहीं पूछ रहा है जी। अभी जो पिछला मेंस हुआ था उसमें ऐसे सवाल पूछे, ऐसे लोकोक्तियां पूछ दिया कि अलग अलग भाषा से, कुछ मैथिली, कुछ भोजपुरी, कुछ अलग, जैसे भोजपुरी में पूछ दिया मूस मोटैया लोरा हुई। अब इसका क्या मतलब है, अब समझना, सबसे पहले तो उस लोकोक्ति को समझना, उसको डिकोड करना कि कहना क्या चाहता है। अब मान लीजिए कि जो नॉन भोजपुरी बेल्ट का जो छात्र है, जिसको भोजपुरी नहीं आती है, या जो नॉन मैथिली बेल्ट का छात्र है जिसको मैथिली नहीं आती है, वो उसको समझेगा कैसे कि कहना क्या चाहता है, फिर उसके बाद उसके बारे में उसके विचार आएंगे तब वो लिख पाएगा। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग हो गया आजकल। तो ये टोटल 300 नंबर के ऐसे होते हैं, यानी 300 जीएस पेपर 1 300, जीएस पेपर 1 300, जीएस पेपर 2 300 और ऐसे 300, टोटल 900 मार्क्स के पेपर एग्जाम हुए आपके। जो मेन एग्जाम है हिंदी के अलावा, ये मेरिट में तीनों नंबर को जोड़ा जाता है। इसके अलावा अब खत्म कर दिया, नहीं तो पहले तो इसका बहुत बड़ा रोल था, वो था आपके ऑप्शनल पेपर। लेकिन अब ऑप्शनल को ऑप्शनल ही बना के रख दिया है जी। पहले ऑप्शनल पेपर आपका मेन पेपर हुआ करता था, इसके नंबर जोड़े जाते थे, लेकिन अब जो है ऑप्शनल के नंबर नहीं जुड़ते हैं। एओबी ऑप्शनल पेपर को भी कर दिया है क्वालिफाइंग इन नेचर। क्वालिफाइंग इन नेचर, आपको सिर्फ पास करना है। और बता दें, ऑप्शनल पेपर एमसीक्यू फॉर्म में आ गए जी। आपको इसके लिए लिखना नहीं है, डिस्क्रिप्टिव कुछ नहीं लिखना है। आप जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, इतने सारे लैंग्वेज सब्जेक्ट है, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, पर्शियन, अरबिक, पाली, मैथिली, बंगाली, संस्कृत, इसके अलावा केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर और भी बहुत से, बॉटनी, जूलॉजी, फिलॉसफी, पॉल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, सिविल इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी, साइंस एंड एंथ्रोपोलॉजी, ये सब चीज रहते हैं। इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतने सारे टॉपिक्स, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इसमें से कोई भी आप एक सब्जेक्ट चूज कर लीजिए ऑप्शन के लिए। ये ऑप्शनल आपको पहले ही चूज करना होता है जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं। उसके बाद सिलेक्ट कर लीजिए और वो ऑप्शनल एग्जाम आप दीजिए। एमसीक्यू फॉर्म में एग्जाम होगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा। कितने मार्क्स के होंगे जी? 100 मार्क्स के। इसको क्वालिफाई करने के लिए 40% नंबर चाहिए, यानी 40 नंबर 100 में आप ले दिए ऑप्शनल पेपर क्वालिफाई करके। इसको भी क्वालिफाई करना उतना ही कंपलसरी है जितना जनरल हिंदी को क्वालिफाई करना कंपलसरी है। तो ये रहा मेंस का सिलेबस। जो बच्चे मेंस में सेलेक्ट होते हैं उनका फाइनली इंटरव्यू होता है। अब सबसे पहले कमर कस लेना है 30 सितंबर के लिए, जो प्रीलिम्स का एग्जाम होना है 30 सितंबर के लिए, तैयारी में जुट जाना है। हम लोग पूरा तैयारी में लग गए हैं कि तैयारी में जुटे और हम लोग पूरी कमर कस लिए। हम लोग भी, आप लोगों को भी आप साथ में आ जाना है, मेहनत करना है। हम लोग तैयारी करवा रहे हैं, मेहनत करवा रहे हैं, आपको बस हम जैसे बता रहे हैं मेहनत करवा रहे हैं, साथ में लग जाना है। 30 सितंबर के लिए एकदम डेट एकदम लिख के रख लीजिए। प्रीलिम्स के लिए पहले लग जाना है, फिर प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। उम्मीद है कि आपको पूरा सिलेबस समझ में आया होगा। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, जिसमें हम एक नए विषय को लेकर आएंगे, नए टॉपिक्स को लेकर आएंगे और हम इसमें तैयारी करेंगे और उसके बारे में हम पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ में आ सके। चलिए, धन्यवाद।